नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो फिर से एक बार पहाड़ टीवी में बात करेंगे परीक्षाओं की और धांधलियों की। और ये कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड में। लगातार जब परीक्षाएं उत्तराखंड में हुई हैं तो सवालों के घेरे में अपने आप जो परीक्षाएं हैं वो आ जाती हैं। ऐसी परीक्षा की बात करेंगे जो अभी 2 तारीख को होती है। उसके बाद कई गंभीर आरोप इस पर लगे हैं। वो आरोप क्या है, जिसको लेकर बॉबी पवार और जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी उसके जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे सीधे बात भी करेंगे और जानेंगे कि जरूर परीक्षाओं में जो धांधली का तरीका बदल गया हो, पर धांधली जरूर हो रही है, ये कहना है अभ्यर्थियों का। तो सीधे चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार नया तरीका क्या इजाद किया गया है। और आप हास्यास्पद बात ये भी ये समझिएगा कि किस तरीके से नए अनोखे तरीके निकाल लिए जाते हैं और किस तरीके से इस बार नया तरीका निकाला गया और क्या वो तरीका था वो भी सुनिएगा। पर जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों के बाद, जिस तरीके से भर्तियां आती हैं उसके बाद क्या होता है वो भी सुनिएगा उनकी जुबानी। तो हल्द्वानी और तमाम कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल की बात करेंगे, तमाम जगहों से वो साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सर, पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा किस तरीके से धांधली, इस बार क्या नया तरीका इजाद किया गया है? क्योंकि सवाल ये है, जब परीक्षा आई सवाल उठे, इस बार नया तरीका क्या? सबसे पहले तो पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बारिश में आप हमारे साथ खड़े हैं। इस बार क्या हुआ, हमारा 2 जुलाई रविवार को हमारा एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का, जो कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसको कराया था। जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें हमने देखा कि मतलब एक लिंक मिला हमें वेबसाइट का, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो थे उस लिंक से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि संयोग हो सकता है कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी वेबसाइट से पढ़े आ सकते हैं, उसके लिए हम एग्री करते हैं। हम भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन से ही पढ़ते हैं, आजकल ज़माना है। लेकिन आपके 85 क्वेश्चंस एक ही लिंक से हमें उसमें मिले हैं। तो ये एक नया तरीका है धांधली का, जिसमें हम पूर्णतः कह सकते हैं कि धांधली ही हुई है। और ये कितना आसान हो जाता है अगर मैं आपको शेयर कर दूं कि भैया कि ये लिंक है, आप इसको पढ़ के आना कल, और ठीक है कल आपका फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका चयन निश्चित है। और दूसरी बात ये है कि जो एक प्रक्रिया होती है क्वेश्चन पेपर को बनाने की, जो चयन बोर्ड के द्वारा भी बताई गई है हमको, उसमें क्या होता है, जो सिलेबस के 4 सेक्शन या 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें हिमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग प्रोफेसर लेवल के उसको चयन करते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, जब ये सब चीज़ें दी गई होगी, उन प्रोफेसर को इस चीज़ का पैसा भी मिला होगा, ठीक है, सैलरी मिली होगी इस चीज़ की, कुछ ना कुछ इंसेंटिव बनते ही हैं। तो उनका क्या यही कर्तव्य था कि वो एक वेबसाइट से लिंक डाल के, चाहे वो कोई गाइड हो, अभी ये हमको जवाब दे रहे हैं कि वो एक लैब टेस्ट गाइड है, उसमें हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, गाइड है गाइड, लेकिन गाइडेंस हमेशा छात्रों को चाहिए होती है। किसी प्रोफेसर को मुझे तो नहीं लगता कि गाइड की ज़रूरत होगी, है ना। वो सारा उन्होंने उस गाइड से निकाल के उन प्रोफेसर ने अगर ये वेब पेपर बनाया है तो ये बहुत ही बड़ी निराशाजनक बात है हम उत्तराखंड के युवाओं के लिए। और हम लैब टेक्नीशियन जो 23 सालों से इस नियुक्ति, इस विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं सीधे बॉबी पवार क्या होता हूँ कि बड़ा हास्यास्पद, बॉबी पवार जी इस बार पेपर का खर्चा बचा लिया और इस बार सीधे नेट में ही अपलोड कर दिया, ये बड़ा हास्यास्पद है। तो इस बार लगता है आपको थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उत्तराखंड में। पहले पेपर आउट होते हैं, उसके बाद अब सीधा नेट पे ही एक लिंक डाल दिया जाता है, और लिंक भी मार्च में डाल दिया जाता है शायद ही। अब लास्ट अपडेट जो करा जाता है। क्या कहेंगे इस बार ये नया खेल, इसके लिए क्या करना है? देखिए, वास्तव में ये तरीका जो है ये नया हो सकता है, परंतु धांधली करने वाला जो माफिया है वो पुराना हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धांधली के प्रकरण लगातार चल रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हाईलाइट किए गए जो है ये उसी साइड से लिए गए प्रश्न है और सीरियल वाइज लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन है और ऑप्शन है सेम है। अब इसमें ये कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष को, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये मेथड अपनाया हो। क्योंकि पहले पेपर लीक होते थे, बीच में ब्लूटूथ से नकल करवाने का प्रकरण भी चला था। उसके बाद जब हम इसके तह तक गए तो लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन बैंक बाहर करके धांधली भी करवाई थी। जो कुछ क्वेश्चन बैंक हमने सहारनपुर जैसी जगह से बरामद किए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन बैंक की बात हो रही है। ये भी पूरा अपने आप में क्वेश्चन बैंक है। 4 चैप्टर में से 85 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। जो 4 चैप्टरों को देखा है, 4 चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे? 400, 450, 250, 300 इतने क्वेश्चन होंगे। और 250-300 क्वेश्चन बैंक जो है उसमें से 85 क्वेश्चन आ जाना, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना,
ये दर्शाता है कि वास्तव में ये तरीका धांधली का नया है और ये पोल खोल रही है उस नकल रोधी कानून की जो प्रदेश सरकार ने देहरादून से लेकर दिल्ली तक जिसकी पोस्टरबाजी की है। जो आज बड़े बड़े मंचों से वो चाहे स्टेट के या कई जिलों में जो जाकर जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं या बड़े मंचों पर भी कहते हैं, बड़े बड़े नेशनल टीवी पर भी कहते हैं कि हमने नकल माफियाओं पर प्रहार किया है। तो कैसा प्रहार किया है? नकल माफिया 2 कदम आपसे आगे चल रहे हैं। तो समस्या ये है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसको लेकर हम आज उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड पर आए हैं। यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर सर मिले, यहाँ के जो सचिव है उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक ये इस पे संवाद जारी करेंगे कि इस प्रकार की सूचनाएं उनके पास मिली है और उसके उपरांत जब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है या जब तक चीजें निकलकर सामने नहीं आ जाती, जांच नहीं हो जाती, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हम भी इसी उम्मीद के साथ हैं और इस आयोग की जो कुछ हमारी पुरानी भर्तियां हुई है उनमें भी काफी शिकायतें हमारे पास आई थी और उस आधार पर भी हम उस पर रिसर्च करेंगे और चीजें निकाल कर रखेंगे कि किस प्रकार से जो पहली भर्तियों में भी हुआ था और अभी वर्तमान में चल रहा है वो सारी चीजें निकाल कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और बॉबी जी, सवाल है कि नकल विरोधी कानून की बात हो गई, बड़ा सबसे ज्यादा मजबूत नकल विरोधी कानून की बात हुई, तो इतना डर दिखाने के बाद, इतनी पब्लिसिटी करने के बाद भी जो माफिया है, अगर मैं बात करूं नकल माफिया, उनमें कोई डर नजर नहीं आता। वो नए तरीके इजाद कर लेते हैं। उसके बाद आपने देखा पटवारी परीक्षा को भी आपने देखा, जिस तरीके से जब पीक पर ये पूरा आंदोलन चल रहा था उसके बाद पटवारी परीक्षा लीक हो जाती है और उसके बाद अब ये जिसमें लिंक डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे कि क्यों डर नहीं है, आखिर क्या कारण है? एक तरफ तो सरकारें लगातार वादे कर रही हैं, पोस्टरबाजी आपने करी, दिल्ली तक पोस्टरबाजी हुई, हर जगह मजबूत विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून की बात हो रही। अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डर ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। नकल रोधी कानून लागू होता है और सबसे पहले उस बच्चे पर नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज होता है जो एक अभ्यर्थी था, जिसने केवल अपनी शंकाएं व्यक्त की और जो उसके पास प्रूफ था कि उसके पेपर में सील फटी हुई है, उस पर कार्रवाई हुई। तो नकलचियों के और नकल माफियाओं के हौसले निश्चित रूप से बुलंद होंगे और अभ्यर्थी डरेंगे कि हम अपनी आवाज को ना उठाएं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, नकल रोधी कानून की अगर बात करी जाए तो नकल रोधी कानून, आपने नकलचियों की लिस्ट अगर देखी होगी, चाहे यूकेएसएससी की हो, यूकेपीएससी की हो, जो नकलचियों की लिस्टें हैं उसमें से जो बड़े बड़े माफिया हैं जो आज भी जेलों के अंदर है, 1 साल होने वाला है, उनके घर के लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था पेपर पढ़कर, उनके भाभी का सिलेक्शन हुआ था, भाई का हुआ था, भतीजों का हुआ था, उनके नाम नकलचियों की लिस्टों में नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं के घर के जो लोग हैं। तो किसका होगा? तो मतलब संरक्षण सरकार की ओर से मिल रहा है, राजनीतिक शय के कारण उनको बाहर नहीं लाया जा रहा, सामने नहीं लाया जा रहा। तो जब तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ये नकल माफिया बचते रहेंगे या नकल करने वाले लोग बचते रहेंगे, तो उनका हौसला और बुलंद होते जाएगा। परंतु निश्चित रूप से यदि प्रहार करना है तो अंतिम उस व्यक्ति तक करो, वो चाहे उनका चपरासी से लेकर और ऊपर मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री तक अगर कोई मिला है, जिस दिन ये प्रहार हो गया तो मुझे लगता है कि उस दिन थोड़ी सुधार आने की संभावना है। परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा जिस प्रकार से चल रहा है, जो नकलचियों की लिस्टों में भी कईयों के ऐसे नाम नहीं है। मैंने तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक खुलकर अपने फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली थी कि कौन वो मंडल महामंत्री है भाजपा के जिनके लिंक मुख्यमंत्री से थे और मुख्यमंत्री से लिंक होने के बाद वो नकल जो माफिया था, नकल जो कराने वाले लोग थे, उनमें शामिल है। तो क्यों उनका खुलासा नहीं हो रहा? हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं आप जांच करिए। आपकी एसआईटी एसटीएफ जांच नहीं कर पाई। आपके एसटीएफ और एसआईटी को हमने बताया था, मुख्यमंत्री के करीबी हैं और सारी चीजें हमने उन्हें दी थी, परंतु कहां पर रोक लग रही है? अगर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे लोग बचेंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे निश्चित रूप से। पर जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन ये स्थिति सुधरेगी और सरकार की जिस दिन नीयत सुधरेगी उस दिन ये स्थिति सुधरेगी। बाकी अभी मैंने ये कह दिया है कि ये चीजें हैं, प्राथमिक स्तर पर अभी हमने यहाँ पर दे दिया है। अब आयोग जो अपना चयन चिकित्सा चयन बोर्ड है, इस पर पूरी तरह से ये जांच करेंगे और उसके उपरांत क्या निकलता है वो हमें बताएंगे। हमने ये भी कहा कि अगर कुछ भी चीजें निकलती है, ये तो प्रूफ हो चुका कि ये संयोग नहीं हो सकता है। ये सीधी सीधी बात है कि अगर 4 चैप्टरों से 85 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं तो ये संयोग नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने ये भी बात रखी है कि अगर थोड़ा भी आपकी बोर्ड बैठक के बाद कुछ चीजें निकलती है, तो आप कोई सक्षम एजेंसी, जो सक्षम जांच एजेंसी है, उनसे जांच करवानी पड़ेगी और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लड़ाई है और इससे पहले मैंने आपको अभी भी बोला है और मैं खुद फिर भी कह रहा हूं कि इस चिकित्सा चयन बोर्ड के संबंध में कुछ और जानकारी है, कुछ पूर्व के परीक्षाओं में भी जो हमें मिली थी, उस आधार पर भी अपनी रिसर्च हम बढ़ाएंगे और क्या पता वहां से भी कुछ चीजें निकल कर आए, उस आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ये तो सर कहना है, पर
कई सीनियर लोग हैं, देखिए ये परीक्षा में लिंक आउट हो जाता है, ये तो अलग अलग आपने देखा भर्ती घोटाले और उसमें क्या चीजें हुई, पर कई सीनियर लोग हैं जो लगातार कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनके हौसले कहां टूट जाते हैं ये भी सुनिएगा। क्योंकि कई वर्षों का इंतजार, उसके बाद जब परीक्षा होती है तो उसके बाद एक नया कहानी निकल कर आती है कि लिंक आउट हो जाता है और मार्च के बाद से वो लिंक अपडेट रहता है और 85 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। सर आप तो कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और आप जैसे कई लोग हैं जो कई वर्षों से काम भी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे कि भर्ती आएगी, शायद इस बार मौका मिले, पर उत्तराखंड में ये दस्तूर हो चला कि भर्तियां आई, उसके बाद फिर कैंसिल हुई, उसके बाद फिर एक लंबा इंतजार। क्या कहेंगे, कितने हौसले टूटते हुए नजर आते हैं जब ऐसा होता है? सर लगभग ये जो है लैब टेक्नीशियन का जो ये पेपर हुआ है, ये जो है 23 साल बाद हुआ है। उत्तराखंड बनने से पहले कभी भी, उत्तराखंड बनने के बाद कभी भी ये पेपर नहीं हुआ है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनकी बहुत सारे सपने थे कि हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शायद उनका भविष्य आगे बन जाए। और सर आज जो ये हमने आज जो देखा है तो इसे देख के लगता नहीं है कि इनके सबके विचारों के सपने टूट गए हैं। इन्होंने एक नया ही तरीका निकाल दिया है पेपर लीक करने का। शायद मेरे ख्याल से इंडिया में तो अभी तक मैंने सुना नहीं था कि आपको एक लिंक बता दिया जाएगा और आप उसको खोलेंगे और जिसकी भी सेटिंग होगी उसको वो वहाँ से अपना जो है क्लियर कर लेगा। तो सर बहुत निराशा वाली बात है हम सब लोगों के बीच में। तो बिल्कुल कितने, अब क्या मतलब ये सवाल यही है, अब क्या है? हमने लगातार ये बात कही है, बॉबी पमार जब लगातार ये आंदोलन कर रहे थे, सवाल ये था कि परीक्षाओं के जो जितनी परीक्षाएं हुई उससे घोटालों से पर्दा तो हटा, पर आगे आने वाली परीक्षाओं में गारंटी क्या होगी, सवाल यही है। क्योंकि बीपीडीओ वीडियो का मामला हो चाहे अन्य परीक्षा, पटवारी परीक्षा का मामला, अब क्या गारंटी होती है, क्या सोचते हैं इस बारे में? सर हमारा जो है अभी बॉबी भाई साहब ने भी बताया हम लोगों को, तो जो उत्तराखंड का नवयुवक है उसका बिल्कुल भी उत्तरांचल या ये उत्तराखंड चयन बोर्ड पे विश्वास नहीं है। उनके सबके सपने टूट चुके हैं। वो लोग कोई भी एग्जाम देने से पहले यही सोचते हैं कि इसमें सेटिंग हो रखी है या धांधलेबाजी हो रखी है, मेरा तो होगा ही नहीं, वो पहले ही निराश हो जाता है। तो उत्तराखंड का नवयुवक बहुत परेशान है। अब सवाल ये भी है कि चाहे मेडिकल बोर्ड, अगर मैं इसकी बात करूं, चाहे यूके SSSC की बात करूं, यूके PSC की बात करूं, तमाम बोर्डों से विश्वास उठ चुका है। अब परीक्षाएं कराए तो कराए कौन और किस ढंग से कराएगा वो नहीं मालूम। मयंक राणा जी थोड़ा सा आप भी आइएगा, आप भी, राणा साहब हमारे साथ पदाधिकारी भी हैं इस पूरे उसके। राणा साहब सवाल यही है, मेडिकल बोर्ड से विश्वास उठ चला, यूके SSSC से विश्वास उठ चला, यूके PSC से विश्वास उठ चला, अब कौन सी एजेंसी ली जाए या तो फॉरेन से मंगाई जाए जिससे विश्वास हो? सवाल यही है। अब उत्तराखंड में शायद विश्वास लायक कोई एजेंसीज नहीं बची, कोई बोर्ड नहीं बचा, क्योंकि देखा अगर यूके PSC ने भी पेपर कराया अगले दिन लीक हो जाता है, क्योंकि SSSC ने कराया वो तो लंबी लड़ाई बॉबी पमार के द्वारा आपने देखी ही होगी। अब आप बताएं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पहाड़ टीवी का धन्यवाद, आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे जनहित से जुड़े मुद्दों पर, और बॉबी पमार भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी आवाज़ बनने का प्रयास किया। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ तो ये पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि 23 सालों में राज्य बनने के बाद पहली बार ही एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत सारी आशाएं सपने लेकर युवा जो है इस परीक्षा को दे रहे थे। उसी दिन शाम को जो है एक लिंक लोगों को मिलता है और उस लिंक में जो है लगभग 85 से 90% क्वेश्चन। ये लिंक मिला किसे था? ये लिंक कई लड़कों को ये लगा कि परीक्षा के दौरान जो है उन्होंने ये क्वेश्चन शायद कहीं देखे हैं, फिर उन्होंने गूगल पर उसे सर्च किया, MCQs करके उन्होंने जब लैब टेक्नीशियन MCQ डाला तो उसमें सर्च किया तो पाया कि उसमें से लगभग जो है 80-85 क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में एक गंभीर जांच का विषय है। वैसे हम यहाँ पर अभी आए थे आयोग में, तो हमें आश्वासन मिला है इनकी तरफ से कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा और उसमें जो भी ये कार्रवाई करेंगे उसके बारे में हमें भी अपडेट किया जाएगा। सवाल यही है कि बोर्ड तो बनाए इसलिए जाते हैं, बॉबी जी मैं आपसे आखिरी सवाल इससे वाइंड अप करेंगे, बोर्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि परीक्षाएं करा सकें, ये तमाम चीजें करा सकें, चाहे यूके SSSC की चाहिए। अगर इन परीक्षाएं ही नहीं हो पाती हैं और सही तरीके से जो तरीके हैं आप, तो क्या कहेंगे कि क्या फायदा इन बोर्ड का? ये तो समाप्त कर देना चाहिए, जिनसे यहाँ पेपर ही नहीं होने चाहिए। सीधे तौर पर एक रेट, जैसे आप बोलते हैं कि एक लिस्ट लगा देनी चाहिए JEE AE और वीडियो की एक रेट लिस्ट, और उसमें बता देना चाहिए इतने लाख रुपए देके आप ये बन सकते हैं। क्या फायदा इन एग्जाम्स कराने का, इस पेपर कराने का? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ों के जंगल में भी बाघ रहते हैं, ठीक है, वो बाघ कभी आम लोगों पर हमला नहीं करते थे आज तक, परंतु जो कुछ नरभक्षी होते हैं, जो इंसान का खून जिनके मुंह पर लग जाता है तो वो नरभक्षी बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपने कहा कि चयन बोर्ड बहुत सारे हैं, तो चयन बोर्डों के मुंह पर वो खून लगा हुआ था, उनको आसानी से बिना इन्वेस्ट किए हुए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पैसा मिल रहा था।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर बिना इन्वेस्ट किए आपको करोड़ों रुपए मिल सकता है। क्योंकि जो साबित हुआ है यूकेएसएससी में, यूकेपीएससी में, क्योंकि ये कोई ऐसा ठेका तो नहीं है कि इन्वेस्ट करोगे अब तो रिजॉर्ट का खर्चा भी हट गया है। फिर कमाओगे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि जब ये बिना इन्वेस्ट किए इतनी बड़ी रकम आनी है और आपने जो आपके जो लचर कानून थे उसमें कार्रवाई 1 साल 2 साल की जेल की है, 3 साल की है, तो जो 10 करोड़ कमा लेगा एक परीक्षा से, वो तो 3 साल रहने के लिए क्या जेल में कोई ऐसी कमी थोड़ी होती है। जेल में तो आपको खाना पीना मिलता है, रहना मिलता है, क्या दिक्कत है। अगर 10 करोड़ कमाकर कोई 3 साल जेल में रहकर भी आएगा तो 3 साल बाद वो 10 करोड़ अपनी जिंदगी भर खाएगा। तो ये जो लचर कानून है ये थोड़ा स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे। और इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस बना लिया था, पेशा बना लिया था, पेपर बेचकर कमाई करना, तो वो जब तक वैसे लोग जब तक अभी भी हैं या इन लोगों पर जब तक सब पर कार्रवाई नहीं हुई तो तब तक ये चलते रहेंगी चीज़ें। और हाँ, अगर ईमानदार लोग बोर्डों में रहते हैं, आयोगों में अगर भेजे जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सुधार आना संभव है और ये सुधार आएगा। परंतु इसके लिए पहले सरकार की नीयत पे मैं बार बार बात करता हूँ, वो साफ होनी चाहिए और अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को ऐसी जगह भेजें जहाँ पर हजारों लाखों युवाओं का जो भविष्य निर्धारित होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब लड़ाई आगे की है कि ये इस पर अगर विचार विमर्श नहीं किया गया, इस पर कार्रवाई नहीं किएगी तो आगे की फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी हम सिर्फ हमें आश्वासन मिला है और हमें उम्मीद है कि जो चिकित्सा चयन बोर्ड है वो इस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर वो इनके जो कार्य प्रणाली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, इनके नियत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और साथ में जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है उनकी नियत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो आज की ये कार्रवाई है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों का वेट करके क्या होता है, क्या इस पर निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद ही कुछ आगे कह पाएंगे और कहना भी उचित रहेगा। अच्छा बाबू जी, लास्ट प्रश्न है। देखिए, आपने कह दिया कि मान लेते हैं कि त्रुटियां पकड़ी जाती हैं, ये भी मान लिया जाता है कि पेपर में ये लिंक अपलोड कर दिया गया था, पर जो ये तमाम लोग हैं इनका जो मानसिक उत्पीड़न हुआ, इकोनॉमिकल उत्पीड़न हुआ, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल यहाँ आके रुक जाता है। चाहे यूपी का मामला हो, जो कई किलोमीटर दूर से आते हैं, जो कुमाऊं से आते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, आखिर उनकी क्या गलती? वो तो तैयारी कर रहे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कौन है जिम्मेदार आखिर? देखिए, जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। वो चाहे पूरे हमारे शासन स्तर के हो, प्रशासन स्तर के हो, या जब से ये चीजें चल रही है, वो कोई सी भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, जब जब ऐसी चीजें हुई है, जब जब ऐसी घटनाएं हुई है, हर एक वो सरकार, हर एक वो सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। और आज अगर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे या हम जैसे लोग, ये अभ्यर्थी अगर इनके साथ गलत हुआ, ये भी आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भी इसके जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि भाई जब आपके साथ गलत हुआ तो आपने क्या किया? उसके विरोध में आपने अपने स्वर ऊंचे किए? नहीं। अगर करे, और लंबे समय से देख रहा हूँ कि हाँ, जब से थोड़ी बहुत हम लोगों ने आवाजें उठाई तो लोग बोलना शुरू हुए हैं। लोगों को लगा कि अब कुछ न्याय की उम्मीद लोग कर रहे हैं, तो लोग जब बोलना शुरू कर रहे हैं तो मामले निकल कर आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी तो पूरे सिस्टम की है और पूरे हमारे समाज की। अगर चुप रहेगा, परंतु अगर समाज बोलेगा तो निश्चित रूप से ये स्थितियां सुधरेंगी। भले ही टाइम लगे, 2 वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 15 वर्ष लगे, परंतु समय के साथ अगर समाज ने बोलना शुरू कर दिया, सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि जब ये स्थितियां सुधरेंगी और एक जिस देवभूमि की उत्कृष्ट राज्य की हम परिकल्पना कर रहे हैं वो हमें मिल पाएगा। ये एक लंबे लड़ाई का नतीजा होगा। बिल्कुल, और ये समय कब आएगा वो भी देखने वाली बात है, पर यहाँ जरूर है कि नए तरीके ईजाद कर लिए गए हैं। और बड़ा ये जो तमाम प्रकरण चल रहे हैं, इसको लेकर एक बात जो मेरे मन में हमेशा रहती है कि जो हुकूमत आवाम पर कुछ इस तरीके से एहसान कर देती है, पहले तो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। ये बड़ा सवाल है कि जो आंखें लेने के बाद चश्मेदान करने का जो प्रोसीजर चल रहा है, आखिर कब तक चलता रहेगा? हम भी निगाह बनाए हुए हैं, ये जो सिलेक्शन बोर्ड है आखिर कब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और कब सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं हो पाएंगी। हम भी लगातार इस पर अपडेट आपको करते रहेंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।